आज हम थोक शाखा के संबंध में ऐसे शाखा के खाते बनाएंगे जहां प्रश्न में हमको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है। जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता है, तब हमें प्रॉफिट के प्रतिशत पर ध्यान देना जरूरी होता है। आइए इस प्रकार का सवाल हम कैसे हल करेंगे वह देखते हैं। हमको दिया है ग्राहकों को माल लागत प्लस 100% पर बेचा जाता है। यही विक्रय मूल्य है, यही सूची मूल्य है। शाखा को माल इस विक्रय मूल्य का 20% कम पर भेजा जाता है और हमको मुख्यालय एवं शाखा का लाभ ज्ञात करना है। तो सूची मूल्य लागत प्लस 100% हो गए और बीजक मूल्य सूची मूल्य का 20% कम हो गए। ऐसी सूचना हमको दी है। फिर हमको बताया गया है कि ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस का 5,000 रुपये है और ब्रांच का 2,000 रुपये है। मुख्यालय के क्रय 1 लाख है। मुख्यालय ने 40,000 रुपये का माल शाखा को भेजा है। मुख्यालय के विक्रय 85,000 है और शाखा के विक्रय 40,000 है। हमें प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक की जानकारी तो दी है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी नहीं दी है, जो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 3 मूल्य समझ लेते हैं जो होलसेल ब्रांच के लिए आवश्यक है। लागत हम मानेंगे 100 है, तो सूची मूल्य क्या हो जाएंगे? लागत प्लस 100%, तो 100 प्लस 100 200 रुपये हो गए। और बीजक मूल्य क्या हो जाएंगे? ये सूची मूल्य के या इस विक्रय मूल्य के 20% कम, तो 200 का 20% हो गया 40 और 200 में से 40 घटाए तो 160। हमको जो जानकारी दी है उसके आधार पर हमने पाया, यदि हम लागत मूल्य 100 मानते हैं तो विक्रय मूल्य लागत प्लस 100 अर्थात 100 प्लस 100 बराबर 200 रुपये होते हैं और बीजक मूल्य विक्रय मूल्य का 20% कम है अर्थात 200 का 20% 40 रुपये होगा और 200 में से 40 कम कर देंगे तो 160 रुपये होंगे। इस प्रकार पूरा सवाल हमको ये मानकर करना है कि लागत मूल्य 100 है, सूची मूल्य 200 है और बीजक मूल्य 160 है। ठीक है, समझ में आया? तो आइए अब सवाल हल करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले का खाता कौन सा बनेगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा, जो इनवॉइस प्राइस पर बनेगा। हमको ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक 10,000 दिया है, 2,000 दिया है। गुड्स सेंट 40,000 दिए हैं। कैश सेल्स भी 40,000 है। हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है। अब डेबिट और क्रेडिट में एक एक मद नहीं है। कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक भी प्रश्न में नहीं दिया है और हमको लाभ भी नहीं मालूम। हमेशा क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे तो अंतर की राशि रूप में हम लाभ लिख देंगे, परंतु दोनों भी नहीं मालूम, इसलिए हम इस वर्ष के विक्रय पर कितना लाभ है उसको ज्ञात कर लेंगे। इस वर्ष का विक्रय 40,000 रुपये है। 20% का लाभ है क्योंकि शाखा को 20% कम पर ही माल भेजा जाता है और शाखा सूची मूल्य पर ही माल बेचती है, इसलिए 40,000 रुपये में 20% लाभ है। 40,000 का 20% 8,000 रुपये प्रॉफिट आया। अब हमने जब अंतर की राशि निकाली तो वो 10,000 रुपये आई। इस प्रकार जब भी हमको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता है, तब हम लाभ के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए विक्रय पर कितना लाभ अर्जित किया है
उसको ज्ञात कर लेते हैं और उसको डेबिट साइड में लिखने के उपरांत अंतर की राशि के रूप में हमें क्लोजिंग स्टॉक प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने क्लोजिंग स्टॉक की राशि ज्ञात कर ली। दूसरा खाता बनेगा स्टॉक रिजर्व अकाउंट। मुख्यालय ने 40,000 रुपए का माल बेचा है। बीजक मूल्य 160 है। लागत मूल्य 60 है, इसलिए अंतर की राशि 60 हुई। तो हमको 40,000 का 60 बटे 160 करना है, जो 15,000 रुपये आया। इसको हमने क्रेडिट साइड में लिखा। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में 2,000 रुपये का था। 2,000 का 60 बटे 160 750 रुपये आए, जिसको हमने क्रेडिट कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक जो हमने बैलेंसिंग फिगर के रूप में ज्ञात कर लिया था, उसका 60 बटे 160 3,750, जो हमने डेबिट कर दिया। और इस प्रकार ये सारी तीनों राशियां रिजर्व अकाउंट में लिखने के बाद जो अंतर की राशि आई, उसको हमेशा की तरह हमने ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। या एक बात समझ में आ गई है, 60 बटे 160 कहाँ से आए? फिर से एक बार दोहराती हूँ, या पुरानी स्लाइड फिर से खोल दूं। वस्तु की लागत मूल्य 100 रुपए थे, बीजक मूल्य 60 रुपए है, इसलिए अंतर की राशि 100 और 160 के बीच में 60 रुपए आई। और इसीलिए जो माल मुख्यालय ने शाखा को भेजा है, उसके बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि को हमें 60 बटे 160 से करना पड़ेगा, जो हमने इस प्रकार ज्ञात किया। इस प्रकार स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी बन गया। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बहुत सरल है। हमने डेबिट 2 बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया है, एक बार स्टॉक अकाउंट में किया है, एक बार स्टॉक रिजर्व अकाउंट में किया है। वो दोनों राशियां या क्रेडिट में लिखी और इन दोनों की टोटल जो डेबिट में आई 20,000, उसको हमने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब हमको क्लोजिंग स्टॉक मुख्यालय का भी नहीं मालूम, उसको भी ज्ञात करना है। उसके पहले ये चीज समझ ले, बड़े काम की है। मुख्यालय लागत प्लस 100% पर माल बेचती है। मुख्यालय लागत प्लस 100% पर माल बेचती है, अर्थात 200 रुपए के विक्रय मूल्य में 100 रुपए लागत के होते हैं और 100 रुपए लाभ के होते हैं। जब 200 रुपए के विक्रय मूल्य पर लाभ 100 रुपए होता है, ठीक है ना? 200 रुपए के विक्रय मूल्य पर लाभ 100 रुपए का होता है, तब 100 रुपए के विक्रय मूल्य पर लाभ कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 बटे 200 बराबर 50%। ये 50% का फंडा समझ में आया? यदि 200 रुपए विक्रय मूल्य मानेंगे तो आधी लागत है, आधा लाभ है, तो वैसे ही 50% हो गया लाभ। अपन यदि इक्वेशन जमाएंगे तो भी 50% आएगा। 200 रुपए के विक्रय मूल्य पर लाभ 100 रुपए है, तो 100 रुपए के विक्रय पर लाभ कितना? 100 इंटू 100 बटे 200 बराबर 50%। इसका अर्थ ये हुआ कि मुख्यालय का लाभ विक्रय का 50% है। ठीक है, अब हम मुख्यालय के संबंध में सारी राशियां निकाल लेते हैं। मुख्यालय के सीधे विक्रय 85,000 है, उसमें लाभ 50% है। जब 85,000 का 50% आया 42,500। मुख्यालय के दो प्रकार के विक्रय है। एक सीधे ग्राहकों को माल बेचते हैं, जो 85,000 रुपए है, उसमें लाभ
82,500 है। दूसरा, शाखा को भेजते हैं 40,000 रुपए, जिसमें 60/160 का लाभ है। जो अंतर की राशि अपने ऊपर ज्ञात की थी, सेम वही आएगी। तो मुख्यालय को ग्राहकों को बेचे गए माल से 42,500 रुपए का लाभ प्राप्त होता है और शाखा को भेजे गए माल में से 15,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए मुख्यालय का कुल सकल लाभ 42,500 प्लस 15,000 बराबर 57,500 रुपए है। ठीक है, इसको नोट कर लिया? रिपीट करना एक बार फिर से? चलो, एक बार अच्छे से लिख लो। मुख्यालय के विक्रय 85,000, जिसमें लाभ होगा 85,000 का 50% अर्थात 42,500 रुपए। मुख्यालय द्वारा शाखा को भेजा गया माल, जिसके बीजक मूल्य 40,000, उसके बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि जो लाभ के रूप में होती है, जो 40,000 का 60/160 15,000। इस प्रकार मुख्यालय का कुल सकल लाभ 57,500 रुपये आया। अब इसको हम मुख्यालय के खाते में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक 5,000 दिया हुआ है। परचेसेस 1,00,000 हमें दिए हुए हैं। सेल्स 85,000 प्रश्नानुसार लिखे हैं। गुड सप्लाइड 40,000 प्रश्नानुसार लिखे हैं और ग्रॉस प्रॉफिट जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 57,000 रुपए का, उसको भी डेबिट किया है। इस प्रकार मुख्यालय के ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ओपनिंग स्टॉक के 5,000 डेबिट किए, परचेसेस के 1,00,000 डेबिट किए, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने वर्किंग नोट्स में ज्ञात किया था 57,500 रुपए का डेबिट किया, सेल्स 85,000 क्रेडिट किए, शाखा को भेजा गया माल 40,000 रुपए क्रेडिट किया और ये सब लिखने के बाद में हमारे पास में अंतर की राशि क्लोजिंग स्टॉक के रूप में प्राप्त हुई जो 37,500 है। इस प्रकार ग्रॉस प्रॉफिट पहले हमने ज्ञात कर लिया, उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक को हमने अंतर के रूप में पाया जो 37,500 रुपए है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया हमने नीचे 57,500 वापस से मुख्यालय के लाभ हानि खाते में शाखा के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के अनरियलाइज प्रॉफिट को लिखते हैं। उसके बाद ही मुख्यालय का वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। तो शाखा का ओपनिंग स्टॉक 2,000 रुपए का अनरियलाइज प्रॉफिट 60/160 जो बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि है 750 है। उसी प्रकार शाखा का क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए के बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि जो अनरियलाइज प्रॉफिट के रूप में हमें प्राप्त हुई है वह 3,750 है। 3,750 है। ओपनिंग स्टॉक के अंतर की राशि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक के अंतर की राशि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। इस प्रकार मुख्यालय के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लिया ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट से, फिर ओपनिंग स्टॉक के स्टॉक रिजर्व को लिखा 750, फिर क्लोजिंग स्टॉक के स्टॉक रिजर्व को लिखा 3,750 और इस प्रकार नेट प्रॉफिट हमको 54,500 का बैलेंसिंग फिगर के रूप में प्राप्त हुआ। समझ में आया? बहुत सरल है। ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रश्न में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो मुख्यालय के ट्रेडिंग अकाउंट में शाखा के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि को लिखना जरूरी होता है। उसके बाद ही हमें मुख्यालय का
वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने थोक शाखा के सवाल समझ लिए। अब आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एंड गुड लक।